सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके ईवीएस के यानी कि पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर आप देखिए, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन खाना पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी है? अगर यहाँ पर देखिए, मीरा समोसे खा रही है, कटलेट खा रही है, डबल रोटी खा रही है, बर्गर खा रही है, तो इससे क्या होगा? इससे वो मोटी होगी, तो उसको मोटापा होगा। और जो दिव्या है वो कैसा भोजन खाना पसंद कर रही है? ऐसे भोजन जिसमें लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी है। तो ऐसे भोजन को अगर वो करती है जिसमें आयरन की कमी है तो उसको क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में तो स्कर्वी और एनीमिया दिया तो गलत हो गया। एनीमिया और अतौंधी दिया है ऑप्शन बी में, भी गलत हो गया। मोटापा और एनीमिया दिया है ऑप्शन सी में, और यही ऑप्शन क्या है? सही है। मोटापा किसको है? मीरा को। और दिव्या को क्या है? एनीमिया है। तो ऑप्शन सी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, ताकि अधिक से अधिक लोग आकर के वीडियो का लाभ ले पाएं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये पूरा सीरीज आपको कैसा लग रहा है जो हम यहाँ पर आपके लिए रोज रात को 8 बजे वीडियोस लेकर के आ रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके हमें बताया करिए दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर जाया करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए होते हैं और बार बार रिपीटेड होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि? अगर आपने चावल ज्यादा पका लिया है और उतने लोग खाने वाले नहीं है घर में, तो आप क्या करोगे? उस चावल को रख दोगे फ्रिज में। और फ्रिज में हम पके हुए चावल को लंबे समय तक रख सकते हैं क्योंकि फ्रिज में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, या कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो दोस्तों, जो फ्रिज का टेम्परेचर होता है, अगर यहाँ पर देखिए नॉर्मल टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस है बाहर, तो अगर फ्रिज में वो 0 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा? फ्रिज में जो उस चावल को खराब करने वाले जो रोगाणु होंगे, हम कह सकते हैं, वो कम तापमान पर क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से नष्ट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे नष्ट की जगह पर, बल्कि हम क्या कहेंगे? निष्क्रिय कहेंगे। तो कम तापमान पर वो रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं जो चावल को खराब कर सकते हैं। तो कम तापमान पे वो कुछ क्रिया ही नहीं कर पाते हैं, इस वजह से जो चावल है, पके हुए चावल है, वो लंबे समय तक क्या रहते हैं? सही रहते हैं फ्रिज में। तो ऑप्शन बी जो है, कम तापमान में रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि वो क्रिया नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से जो चावल है वो फ्रेश बना रहता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? प्रजनन और भोजन बनाना। यहाँ पर देखिए, कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन, या वृद्धि और भोजन बनाना। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पेड़ पौधों में क्या होती है? वृद्धि होती है, और जीव जंतुओं में प्रजनन होता है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल मिलता जुलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही। जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं वो जीवन भर कुछ ना कुछ बढ़ते रहते हैं, और जीव जंतुओं में क्या होता है? प्रजनन होता है, वो अपने समान बच्चों को जन्म दे पाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। 2012 की सीटेट के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है। कितना आसान सा प्रश्न पूछा गया था यूटेट में 2011 में? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी, शेर, बाघ, या फिर मोर? और इन सभी का आंसर आप बिल्कुल राइट दे रहे हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बिल्कुल सही दे रहे हो। ऑप्शन नंबर सी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वनों का क्षेत्र सबसे अधिक है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में, या फिर पश्चिम बंगाल में? दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो मैंग्रोव वन होते हैं वो पूरी तरीके से दलदले वन होते हैं, जिसमें पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि पानी होता है, लेकिन वो पानी बिल्कुल दलदल के रूप में होता है।
और ये जो वन है ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। और पूरे विश्व का लगभग 5% वन, ये मैंग्रोव वन है जो विश्व में लगभग 5% हमारे देश में है। और मुख्य रूप से इसका अधिकतर जो भाग है आधे से ज्यादा वो पश्चिम बंगाल में, इसीलिए ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में यहाँ पर याद रखिएगा ये है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारत के कौन से राज्य में अधिकतम जनसंख्या में आर्किड होते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर सिक्किम। तो कहाँ पर अधिकतम जनसंख्या में आर्किड होते हैं दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम में अधिकतम जनसंख्या में आर्किड होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आर्किडों की लगभग 450 प्रजातियां हैं और 15,000 जातियां हैं। भारतवर्ष में आर्किड पहाड़ी प्रदेशों में जैसे हिमालय, खासी, जयंती पर्वत और कोडाईनाल तथा नीलगिरी पर्वत पर होते हैं और ये बहुतायत सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी, हस्तिनापुर, चंद्रप्रभा या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार या वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों। तो आप लोग जल्दी इसका आंसर करिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है ये है उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा जो वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का वो हस्तिनापुर है, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। तो ये सबसे बड़ा है हस्तिनापुर और ये सबसे छोटा है। और सबसे पहला वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH78, NH2, NH24 या फिर NH28। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा NH2, नेशनल हाईवे 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है ये उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी उत्तर प्रदेश में लंबाई 756 किलोमीटर है। कितनी है? 756 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? विधानसभा और विधान परिषद ये दो परिषद होते हैं राज्यों में। जैसे देश में राज्यसभा और लोकसभा होती है, उसी प्रकार से प्रदेश में भी विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें से कौन सा राज्य है जिसके पास विधान परिषद नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के पास तो है ही, आप लोगों को पता ही है। महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, तीनों में ही विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। लेकिन उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो राज्यपाल है वो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 6, 10, 12 या फिर 18। तो कितने सदस्यों को वो मनोनीत कर सकते हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में राज्यपाल 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 सदस्यों को वो क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, उन्हें विधान परिषद में भेज सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को जो पर्यावरण अध्ययन, जो हम ईवीएस का ज्ञान दे रहे हैं, ईवीएस का शिक्षण कर रहे हैं उनके सामने, उनको हम ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम कहानी और कविताओं को प्रभावी ढंग से उसमें लाते हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कक्षा की विविधता की पूर्ति करना, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना या भाषी कौशलों को बढ़ावा देना। दोस्तों हम बच्चों को कहानियों और कविताओं के माध्यम से जब कोई चीज पढ़ाते हैं तो कहानियां और जो कविताएं होती हैं इनमें बच्चों के आसपास का ही वातावरण होता है। तो इस तरीके से सीखने के लिए उन्हें एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है, एक वातावरण मिल जाता है, जिससे आसानी से वो इस भाषा के द्वारा इस पर्यावरण अध्ययन विषय को समझ पाते हैं कहानियों और कविताओं के माध्यम से। तो उन्हें हम सीखने के लिए एक तरीके से वातावरण प्रदान करते हैं, एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं कि आसानी से बच्चे क्या करें, सीख लें। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? यह विद्यार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषाओं और अवधारणाओं को की व्याख्या करने पर बल केंद्रित करती है या ध्यान केंद्रित करती है। यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। दोस्तों, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को जब हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं तो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की विशेषता ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे परिभाषाओं को और अमूर्त धारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करें, यानी कि बस केवल और केवल परिभाषाओं को रटने की कोशिश करें और उन्हीं की व्याख्या करें, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देना है, बल्कि कहानियों कविताओं के माध्यम से हमको बच्चों को पर्यावरण विषय को आसान करके पढ़ाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। परिभाषाओं पर रटने पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, बच्चों को आसानी से समझाना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है सीटेट एग्जाम में। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई? मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया? मेरी शक्तियां क्या थी? मुझे सचमुच कठिन क्या लगा? ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा शिक्षकों का स्व आकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन या फिर बच्चों का स्व आकलन। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, यानी कि यहाँ पर अगर हम कोई सिंपल से कोई प्रॉब्लम ले ले तो हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कितना अच्छा प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद उस प्लान को हम फॉलो कैसे करते हैं कि क्या क्या काम उसको करना है सॉल्व करने के लिए समस्या को, और मेरी शक्तियां क्या थी, कौन कौन से कामों को मैंने बहुत अच्छे से किया इस पूरे प्लान में, और मुझे सचमुच क्या कठिन लगा इस पूरे के पूरे सोल्यूशन को सॉल्व करने में। जो पूरा प्लान मैंने बनाया था इसमें सबसे कठिन चीज क्या लगी। तो ये एक तरीके से बच्चों का खुद का आकलन है, बच्चे खुद का आकलन कर रहे हैं, तो सेल्फ असेसमेंट है बच्चों का। तो ऑप्शन डी जो है ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, उसको क्लिक करोगे आप चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में घंटी का निशान होगा उसको प्रेस कर देंगे तो कोई भी वीडियो हम बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों के विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण कर सकते हैं बहुत से तरीकों का उपयोग। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर समूह ए को शिक्षक ने सही माना। तो समूह ए के बच्चों ने क्या किया था कि जो दवाओं के गुणों वाली पत्तियां हैं जैसे कि नींबू हुआ, इसके अलावा तुलसी हुआ, पुदीना हुआ, नीम हुआ, इनको उन्होंने अलग कर लिया और जो बिना दवाओं के गुण वाली पत्तियां थी उनको अलग कर लिया और टीचर ने इस एक समूह को सही माना। तो यहाँ पर देखिए जो एक समूह के बच्चे थे यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही होगा। क्यों? क्योंकि वर्गीकरण का काम बहुत ही विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इनका एक ही सही उत्तर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समूह ए के बच्चों ने अच्छी तरीके से उनके एक गुण को बताया कि इन पत्तियों में दवा के गुण हैं और ऐसे पत्तियां जो जिसमें दवा के गुण नहीं है उनको अलग कर दिया। तो यहाँ पर बच्चों ने यहाँ पर देखिए बच्चों ने विभिन्न वर्गों में क्या कर दिया, पत्तियों को वर्गीकृत कर दिया दो भागों में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। कक्षा 8 का एक विद्यार्थी एक मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए प्रयोग करता है। प्रयोग के तरीके की सारणी दी गई है। अ व ब क्रमशः क्या होंगे? लोहे की कीले एवं बालू, लोहे की कीले एवं चीनी, लकड़ी के टुकड़े एवं बालू, या स्टेनलेस स्टील एवं चीनी। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर ए दिया है लोहे की कीले एवं बालू, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो विद्यार्थी है वो पहले प्रयोग में जो अप्रयोग है, अप्रयोग में वह क्या करता है, वह लोहे की कीलों को जल से अलग करता है। जैसे कि एक मान लीजिए एक बर्तन में पानी है
और इस पानी में कुछ लोहे की कीलें हैं। तो लोहे की कीलों को वो पानी में से कैसे आसानी से निकाल सकता है? चुंबक की मदद से। ठीक है, चुंबक की मदद से वो क्या कर सकता है? आसानी से पृथक कर लेगा। इस मिश्रण में से जो चुंबक है वह लोहे को क्या कर देगा? अलग कर देगा और पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, और प्रयोग बा में जो विद्यार्थी है वो निस्यंदन के द्वारा बालू को नमक के जल से अलग कर लेगा। निस्यंदन के द्वारा बालू को नमक के जल से क्या कर लेगा? अलग कर लेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है लोहे की कीलें एवं बालू, ये सही हो जाएगा। तो लोहे की कीलें किससे निकल जाएंगी? लोहे की कीलें आसानी से पानी में से निकल जाएंगी और जो बालू है वो आसानी से नमक के पानी में से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही मिश्रण के अवयवों को क्या कर रहे हैं? पृथक कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। डैश को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है? प्रयोग, कहानी कथन, गोष्ठी या समूह चर्चा। तो विज्ञान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रयोग है। तो प्रयोग को ही विज्ञान शिक्षण में सबसे अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है, यानी कि विज्ञान की ही है क्या? प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण या फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं और बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरीके के कार्य होने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे कम उपयुक्त है वो है बच्चे का निजी विवरण। बच्चे का निजी विवरण रख करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको कितने भाई बहन है, माता पिता क्या करते हैं, ये सब चीजें एकदम बच्चे की बिल्कुल एकदम निजी चीजों से आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप उसके व्यक्तिगत, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको पता लगाना है, उसकी क्या आदतें हैं, वो किस विषय में अच्छा है, ये सब आपको पता लगाना है। उसकी पर्सनल लाइफ, उसका निजी विवरण हमको नहीं चेक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार या अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में नाम लिखिए। तो यहाँ पर बच्चे उन्हीं जानवरों का नाम लिखेंगे जिनको उन्होंने रोज क्या किया होगा? देखा होगा। तो रोज देखा होगा, गाय को देखा होगा, गाय के बच्चे को देखा होगा, बकरी को देखा होगा तो बकरी के बच्चे को देखा होगा, क्योंकि उनके छोटे बच्चे भी उनके साथ होने चाहिए। इसी प्रकार कुत्ता होगा तो कुत्ते के बच्चे भी होंगे। तो इस तरीके से ऐसे जानवरों को बच्चे लिख रहे हैं जिनको उन्होंने देखा है। अब रास्ते में उन्होंने अगर शेर को नहीं देखा तो शेर को नहीं लिखेंगे ना, अगर उन्होंने लोमड़ी को नहीं देखा तो लोमड़ी नहीं लिखेंगे ना। तो इस तरीके से ये जो आ रहा है गाय, बकरी, कुत्ता, ये सब वर्गीकरण करके बच्चे लिख रहे हैं ना, केवल उन्हीं जानवरों को लिख रहे हैं जिनको उन्होंने अपने आसपास आते जाते हुए स्कूल से देखा है। तो उन्होंने क्या किया है? इनका वर्गीकरण कर दिया है और इन पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वर्गीकरण एवं चर्चा, ये सही हो जाएगा। बच्चे यही काम कर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम सामग्री का प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख दायित्व है। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है कम समय में अधिक ज्ञान देना, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित करना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, या विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। दोस्तों जो अधिगम सामग्री होती है पर्यावरण अध्ययन में, जो अधिगम सामग्री होती है, सीखने की सामग्री से किताबें हैं, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करती हैं, जिससे बच्चों को विषय समझाने में क्या होती है? आसानी होती है और बच्चे आसानी से कठिन भी चीज को सरलता से सीख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो अधिगम सामग्री, ये अधिगम सामग्री क्या करती है? ये पर्यावरण अध्ययन में मूर्त तथ्यों का स्पष्टीकरण करने में सहायता करती है। बच्चों को आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ये क्या करती है? इसमें उनकी हेल्प करती है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है। पर्यावरण शिक्षण में बाल केंद्रित बनाने हेतु, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि इनमें से कौन है? भ्रमण, बागवानी, समूह कार्य और इनमें से सभी। दोस्तों पर्यावरण शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए ईवीएस जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं, इसमें भ्रमण भी जरूरी है। बच्चे पेड़ पौधों की देखभाल करें, बागवानी आना चाहिए,
समूह कार्य, बच्चे मिलजुल करके कोई भी काम दिया जाए तो वो मिलजुल करके उसको कर लें। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इनमें से सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? के, बी, डी या फिर ए? तो हम सभी को पता है कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ऑप्शन ए जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हरियाणा डेट में पूछा हुआ प्रश्न है 2014 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है उड़द में, अरहर में, मटर में या फिर सोयाबीन में? सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है इन सब की अपेक्षा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, बाढ़ से समोद्भित पौधे मर जाते हैं क्योंकि? यूटेट में पूछा हुआ प्रश्न है 2015 में। पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल में श्वसन रुक जाता है, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है या पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधों से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों जो बाढ़ से समूद्भित पौधे होते हैं वो मर जाते हैं क्योंकि बाढ़ का जो पानी होता है वो उनके तनों तक पहुंच जाता है। जो उनके रोम छिद्र होते हैं जहां से वो सांस लेते हैं वो उनको उसमें पानी भर जाने की वजह से वो मर जाते हैं। और ये यहाँ पर क्या हो जाता है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है पौधों की वो उनके जड़ों में भी क्या होती है, रुक जाती है यहाँ तक इस तरीके से मूल में। तो मूल में श्वसन क्या होता है, रुक जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। तो मूल में श्वसन रुक जाने से जब सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बाघ, गाय, ऊंट या भेड़? तो हम सभी को पता है कि राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। दोस्तों देखिए भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीर पंजाल। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 11.215 किलोमीटर लंबी है, यानी कि 11 किलोमीटर से भी ऊपर लंबाई है इसकी पीर पंजाल। याद रखिएगा आप लोग, पीर पंजाल सुरंग जो है ये भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। ठीक है, भारत के जम्मू कश्मीर और राज्य के बनिहाल कस्बे से उत्तर में हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला से ये निकलती है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ में स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। लेकिन यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझाने के लिए यहाँ पर ये साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये पर्यावरण में रखा गया टॉपिक है। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत हो जाएगा। बाकी ये सारी चीजें इसमें आएंगी। अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन से संबंधित घटनाओं की जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी, किस तरीके से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहते हैं, अंतरिक्ष की स्थिति की भी जानकारी मिले। और लड़कियां भी कई कार्य कर सकती हैं तथा स्त्री पुरुष लिंग आधारित जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि लड़कियां ऐसा कोई काम नहीं जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये भी बताने की कोशिश की गई है। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, विद्यालय में यदि बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप बच्चों को भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री लें इसका मार्गदर्शन करेंगे, भाषण का अभ्यास कराएंगे, भाषण लिखने की विधि बताएंगे या भाषण लिख कर देंगे। अगर स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सबसे अच्छा तरीका वो है ऑप्शन नंबर ए, भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री लें इसका मार्गदर्शन करेंगे। कौन कौन सी किताबें पढ़े, कहाँ से जानकारी इकट्ठा करें, मोबाइल से, टीवी से, वो खुद जानकारी इकट्ठा करें और वो खुद उसके बारे में आकर के बताएं। तो ये सबसे उचित है। इस तरीके से बच्चे जब खोजेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, परियोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक, ह्यूरिस्टिक, फ्रोबेल या फिर मॉन्टेसरी? तो परियोजना विधि को है हम प्रोजेक्ट विधि कहते हैं और प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हुआ किलपैट्रिक। तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा।
तो इस विधि के अंतर्गत बच्चे, प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत बच्चे क्या क्या करते हैं, वो योजना बनाते हैं, उसको क्रियान्वित करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। इन सब चीजों को वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। दत्त कार्य, बच्चों को करने के लिए कोई काम दिया गया है, प्रोजेक्ट दिया गया है, तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है किसी भी विषय में, लेकिन यहाँ पर पर्यावरण की केवल बात की जा रही है। तो आखिर में बच्चों को हम दत्त कार्य क्यों देते हैं, कोई प्रोजेक्ट कार्य क्यों देते हैं। अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना या शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो ये तो गलत हो जाएगा, अनुशासन बनाए रखने के लिए हम बच्चों को दत्त कार्य नहीं देते हैं। तो बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य देने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो उनका अधिगम है, अधिगम जो सीखने की क्षमता है, उसको और अच्छा किया जाए, बच्चों को सीखने का अधिक से अधिक अवसर दिया जाए। अधिगम का मतलब ही सीखना होता है, तो सीखने के विचारों का अवसर उपलब्ध कराया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है। मानचित्र बनाने और उसे समझने के लिए बच्चों के अंदर किन कौशलों का विकास होना चाहिए। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन सा है, बच्चों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, तो यहाँ पर देखिए वही चीज हो गई कि दिशाओं की समझ होनी चाहिए बच्चों में। प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही होने चाहिए, केवल सी, केवल ए बी सी, ए बी या फिर केवल डी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए बी और सी। यहाँ पर प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात हो रही है, तो स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बच्चे नहीं बना पाएंगे, वो भी छोटे हैं, सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, हो सकता है एक दो बच्चे कर लें लेकिन सब नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ए बी सी जो है इतनी जानकारी कम से कम होना चाहिए अगर बच्चे मानचित्र बना रहे हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ए बी सी ऑप्शन, यहाँ पर देखिए ए बी और सी तीनों ही सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से एक बार कह रही हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको सारे विषयों के वीडियोस की लिंक मिल जाती है, पीडीएफ दे देते हैं, वहां पर आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो, समझ लेते हो। और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता फिर आप कमेंट करते हो तो फिर से एक बार हम फिर से उसको समझा देते हैं। तो जरूर आप लोगों को जो भी डाउट है पूछा करिए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए। जो भी भाई बहन या जो भी हाउस वाइफ है जो इस समय घरों में काम कर रही है, जो नहीं पढ़ पा रही है, वो बाद में वीडियो को देख करके पढ़ ले। तो आपका एक शेयर किसी के जीवन में उसको एक नौकरी दे सकता है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूला करिए। और जहां कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछ लिया करिए। तो चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है किसी भी विषय को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल से बने रहिए और आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। हमारी कोशिश यही है कि जो भी आपने सपने देखे हैं, आपके माता पिता ने सपने देखे हैं, वो सपने आपके पूरे हो और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो। जय हिंद दोस्तों।